Welcome to dear students in physics class. In last lecture we have discussed about the length contraction. Length contraction is simply a theoretical phenomena in which a moving rod appears shorter than when it is rest. It means a moving rod always appear the shorter when its actual length. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेस्ट कोई भी मूविंग रॉड है वो हमें जो रेस्ट पे रॉड है उससे हमें ऑलवेज शॉर्टर दिखाई पड़ेगी। और इसके बारे में, इस फिनोमिना के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लोगों ने ये इसका एक फॉर्मूला निकाला था। वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था L इक्वल टू एल नॉट रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वेयर L इज द अपियरिंग लेंथ। मतलब जब रॉड मूव कर रही होगी तब उसकी लेंथ क्या है? L है। एंड जब L नॉट इज द एक्चुअल लेंथ मीन्स जब रॉड रेस्ट पे थी तो उसकी लेंथ क्या थी? L नॉट। एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉड और ऑब्जर्वर, एंड C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला निकाला था। और इस फॉर्मूले के बेस्ड पे हम लोग इस फॉर्मूले के बेस्ड पे एल नॉट इज द एक्चुअल लेंथ थी, एंड वी हमारा क्या था? वेलोसिटी ऑफ द रॉड और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा, एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो इस फॉर्मूले ये फॉर्मूला हम लोगों ने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का निकाला था यूजिंग द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के यूज करके हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाला था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके बेस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट अगर जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? ए हाइपोथेटिकल ट्रेन मूविंग विथ a speed of 0.6 c passes by a platform of a small station without being slowed down. The observer on the platform note that the length of a train is just equal to the length of the platform, which is 200 meter. Find the rest length of the train and platform find the length of the platform as observed by the observer in the train. इसका मतलब क्या हुआ? ये कोई ट्रेन है हमारी जो कि 0.6 सी वेलोसिटी से मूव कर रही है और वो एक प्लेटफॉर्म से पास हो रही है। इस प्लेटफॉर्म पे एक ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व करता है कि जो ट्रेन की लेंथ है वो जस्ट इक्वल टू है प्लेटफॉर्म की लेंथ से, जस्ट इक्वल है प्लेटफॉर्म की लेंथ से, और वो है हमारी 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर है। इसका 200 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ? अपेयरिंग लेंथ जो हमारी हुई वो हमारी क्या हुई? 200 मीटर हुई। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि रेस्ट लेंथ क्या है, यानी कि एक्चुअल लेंथ क्या है ट्रेन की। एंड सेकेंड इज द, जब एक ऑब्जर्वर अगर ट्रेन में बैठा हुआ है, वो ऑब्जर्व उसके अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो इसको आपके लिए हमने सॉल्व कर रखा है। हमने क्या किया है? सपोज किया है यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट में एक्चुअल लेंथ निकालनी है, एक्चुअल लेंथ निकालनी है ट्रेन की। यानी सपोज एल नॉट निकालना है हमें, एल नॉट निकालना है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है? ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ हमारी इक्वल है, यानी कि 200 मीटर है। तो हमने सपोज किया है ये ट्रेन की लेंथ है हमारी L इक्वल टू 200 मीटर, और किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? v वेलोसिटी से मूव कर रही है। v इक्वल टू 0.6 c था। तो हम लोगों ने इन वैल्यू को अपने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्मूले पे रखा हुआ। तो हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था? L इक्वल टू एल नॉट रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या निकालना था? एक्चुअल लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालनी थी, यानी कि एल नॉट हमारी एक्चुअल लेंथ है। तो एल नॉट इक्वल्स टू एल अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लिख दिया। एल की वैल्यू हमें कितना है? प्लेटफॉर्म के लेंथ के इक्वल, और प्लेटफॉर्म की लेंथ है हमारी 200 मीटर, तो हम लोगों ने 200 मीटर रख दिया। अब अपॉन रूट वन माइनस v की वैल्यू कितनी है? v इक्वल टू 0.6 सी, तो 0.6 सी का होल स्क्वायर कर दिया अपॉन सी स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स टू 200 मीटर अपॉन हमारे पास क्या आया? रूट वन माइनस 0.36 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या है? 200
मीटर अपॉन रूट 0.64, 0.36, 1 माइनस 0.36 करेंगे तो 0.64 आएगा रूट का। ये हमारे पास आएगा 0.28, यानी 200 अपॉन 0.28। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 250। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन की जो एक्चुअल लेंथ थी हमारी वो कितनी है, 250 मीटर है। ट्रेन की एक्चुअल लेंथ हमारी कितनी है, वो 250 मीटर है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, फर्स्ट पार्ट निकल आया, फाइंड द रेस्ट लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी कि जब ट्रेन रेस्ट पे होगी तब उसकी लेंथ कितनी होगी, वो हमारे पास 200 मीटर आया। ठीक है, और यहाँ 250 मीटर आया। तो फर्स्ट आंसर देखिए, ये फर्स्ट आंसर हमारा सही है, 250 मीटर है। और सेकेंड ऑप्शंस के लिए क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म एज ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर इन द ट्रेन, यानी कि लेंथ हमारा किसमें, प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालना है, जो कि ऑब्जर्वर, एक दूसरा ऑब्जर्वर है वो जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमारे ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है। प्लेटफॉर्म की एक्चुअल लेंथ हमारी कितनी है, एक्चुअल लेंथ है कितनी, 200 मीटर, 200 मीटर। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, इसमें सिंपल सा, एक्चुअल लेंथ हमें पता है, एक्चुअल लेंथ हमारी ट्रेन की कितनी है, 250 मीटर। ठीक है, एल की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसके उसकी वैल्यू निकालनी है। और वी हमारी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, ट्रेन, ट्रेन हमारी वेलोसिटी से मूव कर रही है, v इक्वल टू 0.6 सी। तो इस सिंपल से इस फॉर्मूले पे रख देंगे। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें अपियरिंग लेंथ निकालनी है, अपियरिंग लेंथ निकालनी है। तो एल इक्वल टू एल नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा, यानी कि 250। अब हमारे पास 250 रूट 1 माइनस 0.6 सी का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 250 इंटू 0.8 इक्वल्स टू 160 मीटर आ जाएगा, 160 मीटर, यानी कि इसके जो ऑब्जर्वर ट्रेन में बैठा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 160 मीटर, 160 मीटर उसके अकॉर्डिंग होगी। तो हमारे पास दूसरा आंसर भी हमारा कितना है, 160 मीटर, हमारे पास 160 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the apparent length of a meter stick measured by an observer at rest। अगर एक रेस्ट पे ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग 1 मीटर की स्टिक की लेंथ क्या होगी, when the stick is moving along its length with the velocity equals to, वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, अगर वो रॉड हमारी मूव करने लगे, अगर हमारी वो रॉड मूव करने लगे वेलोसिटी ऑफ लाइट से, यानी कि सी से मूव करने लगे, तब उसकी लेंथ कितनी होगी, एक्चुअल लेंथ उसकी कितने है, 1 मीटर, एक्चुअल लेंथ 1 मीटर है। और आपको क्या निकालना है, अपियरिंग लेंथ निकालना है। दैट मीन्स आप सिंपल सा इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे एल नॉट की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, एंड आपको एल की वैल्यू निकालनी है। आप लोग सिंपल सा इस फॉर्मूले पे पुट करके निकालेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल से क्वेश्चन है, ये आप लोगों को 3-4 पार्ट्स में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग इसका आंसर, आंसर भी दे रखा हुआ है नीचे, आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द लेंथ एंड द ओरिएंटेशन ऑफ ए रॉड of length 10 meter in a frame of reference which is moving with 0.6 c velocity in a direction along 30 degree angle with a rod। इसमें क्या है, इसमें रॉड जो है 30 डिग्री एंगल पे रखी हुई है, पैरेलल ना रख के 30 डिग्री एंगल पे रखी हुई है, और वो हमारे कुछ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो जो है मूविंग विद 0.6 सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा उस लेंथ रॉड के कंपोनेंट्स लेने हैं। कंपोनेंट्स कैसे लेने हैं, कंपोनेंट सपोज ऐसे किया है,
नॉट के आप लोगों को कंपोनेंट्स लेने हैं। कंपोनेंट्स लेने के लिए आपको क्या करना, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो 30 डिग्री पे मूव कर रहा है, 30 डिग्री एंगल पे मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको उस रॉड के कंपोनेंट एक्स और वाई एक्सिस के कंपोनेंट पे तो लेने पड़ेंगे। तो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, आपका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में हो जाएगा एल एक्स नॉट इक्वल टू एक्स यानी कि मीटर कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉस थीटा होता है ना, एक्स कॉस थीटा होता है। तो यहाँ में 10 लेंथ क्या है, एक्चुअल लेंथ का हमारी ये क्या है 10 मीटर, तो 10 कॉस 30 हो जाएगा। अब रॉड जो है हमारा फ्रेम वन फ्रेम के डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, तो सपोज एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन आएगा वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आएगा, वाई डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा। दैट एल एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एल एक्स इक्वल टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, एल एक्स इक्वल टू एल एक्स नॉट रूट 1 - v² अपॉन c² इक्वल्स टू 10 cos 30 रूट 10 cos 30 एल एक्स नॉट इक्वल टू वैल्यू हमारी कितनी है कंपोनेंट की 10 cos 30 डिग्री, क्योंकि एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री। तो 10 cos 30 रूट 1 - 0.6 c² अपॉन c², ये हमारा 10 cos 30 रूट 1 - 0.36 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 8 cos 30 आ जाएगा। ठीक है, 8 cos 30 और 1 cos 30 की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4√3 मीटर, 4√3 मीटर सिंस द लेंथ। अब नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट ये है, अब ये लेंथ का एक्स डायरेक्शन वाला पार्ट है, यानी कि एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट है, इसी डायरेक्शंस में हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और वाई डायरेक्शन में कंट्रैक्शन नहीं होगा, तो वाई डायरेक्शन हमारा एज इट इज होगा, यानी कि रूट 1 - v² अपॉन c² की का कंपोनेंट उसमें नहीं ऐड होगा। तो हमारे पास 10 sin 30 होगा, 10 sin 30 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 5 मीटर आएगी। तो टोटल लेंथ में जो आएगा, हेंस द लेंथ ऑफ द रॉड ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर इन ए मूविंग फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग जो होगा क्या होगा, टोटल लेंथ हो जाएगी एल इक्वल टू रूट एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर। ये इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, रूट एल एक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू, और एल वाई स्क्वायर की वैल्यू यानी कि ये वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास रूट 73 आ जाएगा, और ये हमारे मीटर्स में करेंगे तो 8.54 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना। ओरिएंटेशन ऑफ द रॉड की अगर हम बात करेंगे, ओरिएंटेशन ऑफ द रॉड की बात करते हैं, तो ओरिएंटेशन कैसे निकालते हैं, टेन थीटा इक्वल टू एल वाई अपॉन एल एक्स। टेन थीटा ओरिएंटेशन का फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इक्वल टू एल वाई अपॉन एल एक्स इक्वल्स टू, अब एल वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 5 मीटर आई थी, एंड एल एक्स की वैल्यू 4√3 आई थी। तो 5/4√3 करेंगे 0.72 आएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 0.72, ये हमारी वैल्यू आएगी 35.8 डिग्री, 35.8 डिग्री आएगी। ठीक है तो जब भी हम किसी एंगल पे बात करते हैं, जब हमारा कोई रॉड या फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी एंगल पे मूव कर रहा होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो हम उसके कंपोनेंट्स लेंगे, उस चीज उस लेंथ के कंपोनेंट्स लेंगे, एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन के कंपोनेंट्स में लेंगे, और जिस डायरेक्शंस में हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शंस में हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, और रेस्ट जो डायरेक्शन है उस पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे सिमिलरली इस एग्जांपल में क्या हुआ, एल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो उसमें एक्स डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हुआ ये फैक्टर रूट 1 - v² अपॉन c² का फैक्टर किसमें लगा हुआ है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन हम लोगों ने एट एज इज वैसे ही निकाला है एंगल के फॉर्म में। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन ऐसे निकाल के फिर हम लोग टोटल निकाल देंगे। अगर यहाँ पे एक्स डायरेक्शन भी इंक्लूड होता तो फिर हम लोग क्या करते, यानी कि अगर कोई क्यूब के फॉर्म में होता
तो हम लोग इसको एक्स डायरेक्शन भी इंक्लूड करते, देन एक्स डायरेक्शंस को भी हम लोग एलेक्स को इसको उसको फिर टोटल लेंथ निकालने के लिए, टोटल क्यूब निकालने के लिए हम लोग एक्स जेड डायरेक्शन का भी यूज करते। तो सिमिलरली इस इक्वेशन जैसे नेक्स्ट हमारा क्या है प्रॉब्लम, इसमें हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम में क्या होगा, एक क्यूब के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। सो दैट इफ वी नॉट इज द रेस्ट वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल नॉट, क्यूब के सारे साइड्स हमारे इक्वल होते हैं, यानी कि साइड हमारा कोई एल नॉट है, तो इसका वॉल्यूम हमारा क्या है वी नॉट रूट। ये हमें प्रूव करना है कि ये हमारा वॉल्यूम होता है क्यूब का। अगर कोई एक frame of reference जो is a volume view from a frame of reference moving with uniform velocity v in a direction parallel to an edge of the cube। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और वो एक क्यूब के एक्स डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन किसी एक डायरेक्शन के पैरेलल मूव कर रहा है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम का जो साइड है वो एल नॉट से है। सपोज किया कि वो जो ऑब्जर्वर है तो वन साइड ऑफ द क्यूब इस एल नॉट, तो रेस्ट वॉल्यूम इसका क्या है एल नॉट क्यूब होगा, वॉल्यूम होगा रेस्ट वॉल्यूम। रेस्ट पे जो अगर क्यूब रखा हुआ है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है एल नॉट क्यूब आएगा। और सपोज किया है कि वो ओरिजिन में रखा हुआ है, यानी कि उसका एक एक्सिस जो है एक्स एक्सिस में है, एक वाई एक्सिस में और एक जेड एक्सिस में वॉल्यूम क्यूब रखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें अगर ऑब्जर्वर हमारा अगर ऑब्जर्वर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि एक्स डायरेक्शन के पैरेलल में मूव कर रहा है, तो हमारे पास जो एक्स डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होगा ओनली, वाई और जेड डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ क्यूब की होगी वो हमारी क्या हो जाएगी एल इक्वल टू एल नॉट रूट वन माइनस बी स्क्वायर। यार बी स्क्वायर इज द वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर।